हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि जो सिडनी में बॉन्डी बीच पे अटैक हुआ था उसमें मेन जो अक्यूज्ड आ रहे हैं वो इंडियन सिटीजन है। तो ये आईएस के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। ये फादर सन डुओ थे जिन्होंने अटैक किया था और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इस पर ज़्यादा अभी तो क्या ही बोला जाए। एसआईआर का ड्राफ्ट आ गया है 5 स्टेट्स का, 4 स्टेट, 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी के लिए। उसमें फिर कुछ टाइम दिया जाएगा लोगों को अपना जो भी ग्रीवांस है उसको रखने के लिए। ये लूथरा ब्रदर्स आ गए, डिपोर्ट हो गए, उनको दिया गया ट्रांजिट रिमांड। ये ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये लोग आए, ये न्यू दिल्ली में रीच किए, में पहुंचे हैं, अभी इनको जाना है गोवा। तो ये जो रिमांड मिलेगा पुलिस को न्यू दिल्ली से गोवा ले जाने, इसको बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड। 6 children in MP hospital test positive for HIV after contaminated transfusion। कुछ दिन पहले ही हम लोग बात की, जिसमें भी वही है, थैलेसीमिया का बात है। तो हम लोग बात किए थे थैलेसीमिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसको अगर आपको ट्रीट करना है तो आपके पास या तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, या आप स्टेम सेल थेरेपी ले सकते हो, या आप जीन एडिटिंग कर सकते हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है कि आप बार बार उसमें जो पेशेंट है उसको खून देते हो आप, ताकि उसका जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो मेंटेन रहे। स्टेम सेल थेरेपी में आप जो बोन मैरो में स्टेम सेल्स मिलता है उसका यूज़ करते हो, और जीन एडिटिंग में आप जो जीन्स हैं जिसके कारण वो हेमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है उस जीन को आप ऑल्टर करके आप वो करते हो, उसको ट्रीट करते हो। आज का अगर एडिटोरियल देखें तो स्टेपिंग स्टोन इंडिया न्यूक्लियर गवर्नेंस नीड्स रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस, कल इस पे बहुत बात किए थे हम लोग। तो मेरे को लगता नहीं है कुछ बात करने का इस पे अब ज़रूरत है। लेकिन जो शांति एक्ट बनेगा वो आप देखिएगा, वो आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें क्या मेन फीचर्स हैं। तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी दिया हुआ है कि मैक्सिमम लाइबिलिटी होगा 3000 करोड़, उसके ऊपर सरकार का लाइबिलिटी बनेगा। तो ये सब कुछ कंट्रोवर्सी है, लेकिन देखते हैं कैसा आता है। इसको बोल रहे हैं कि कमेटी को भेजा जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस पे पढ़िए इस आर्टिकल को। मगर ब्लेटेंट फाउल यूएस मिलिटराइज्ड अप्रोच टू वेनेजुएला। अब यूएस और वेनेजुएला में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा क्या हो रहा है? यूएस उसको आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। उसका एक वेनेजुएलन ऑयल ऑयल टैंकर है स्कीपर, उसको पकड़ लिया। ये उसी के ऊपर है। ये दोनों आर्टिकल, ये यूएस जो एनएसएस निकाला है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, उसके ऊपर है। ये भी उसी के ऊपर है और ये भी उसी के ऊपर है। तो इसमें हम जा नहीं रहे हैं, इसको आप पढ़ लेना। पढ़ना छोड़ना मत, क्योंकि यूएस असल में यूएस जिस पोजीशन पे है वो वर्ल्ड ऑर्डर को वही डिसाइड करता है। वो जो करेगा उससे हर कोई इम्पैक्ट होगा, इंडिया भी इम्पैक्ट होगा, इवन चाइना भी होगा। अभी जो ट्रम्प का हम लोग देख रहे हैं, जैसा उसका पॉलिसीज है, बहुत इरेटिक पॉलिसी, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बना हुआ है ग्लोबल ऑर्डर में। तो उस पर्सपेक्टिव से आप इसको पढ़िए कि इंडिया कहाँ स्टैंड करे, इंडिया क्या करे। तो उस सब वो समझने के लिए आपको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। वुमेन आर मोर विलिंग टू डोनेट ऑर्गन्स पोस्टमसली इन इंडिया। ये बस डेटा है इस चीज़ का, इसमें क्या ही जाना। ये वाला एक न्यूज़ में कोई क्या इंपॉर्टेंट क्या है, तो बार बार आ ही रहा है, द फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस इन पोस्ट माओइस्ट इंडिया। ये माओइस्ट लोग अभी सरेंडर पे सरेंडर कर रहे हैं, तो उस पर एक बड़ा, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। और बार बार क्योंकि ये आ रहा है नक्सलिज्म का, तो इसमें नक्सलिज्म पे कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले नक्सलिज्म है क्या? तो देखिए, इसका ओरिजिन हुआ था 1967 में, नक्सलबारी इन वेस्ट बंगाल। इसके लीडर थे चारू मजुमदार।
बाद में इसको पुलिस ने पकड़ लिया था, डाइड। और इनका जो आइडियोलॉजी है वो है माओइज्म। चाइनीज रेवोल्यूशन के लीडर है माओ। इन्हीं का आइडियोलॉजी को ये लोग फॉलो करते हैं, और इनका आइडियोलॉजी जो है वो है वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ स्टेट। यहाँ पे इंडियन स्टेट है, तो ये बेसिकली वायलेंस के थ्रू जो स्टैब्लिश्ड लेजिटिमेट स्टेट है हमारा इंडिया का, उसको ये लोग ओवरथ्रो करना चाहते हैं। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मानते, ये सोचते हैं अपना जो भी करेंगे, लेकिन दे बेसिकली बिलीव इन वायलेंस। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इंडोक्ट्रिनेशन मतलब ये माइंड को वो करते हैं, माइंड से खेलते हैं। ये माओइस्ट जो आइडियोलॉजी है ना, वो लोगों के दिमाग में डालते हैं कि देखो ये इंडियन स्टेट ऐसा कर रहा है, माओइज्म में ऐसा होगा, इंडियन स्टेट तुम्हारे साथ ये ऑपरेशन कर रहा है, माओइज्म रहेगा तो नहीं होगा, कम्युनिज्म होगा तो नहीं होगा। तो माइंड से खेलते हैं। ये टारगेटेड किलिंग्स करते हैं। बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं या सीएपीएफ के ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको मारते हैं। फंडिंग कहाँ से लाते हैं? तो या तो एक्सटॉर्शन करते हैं या ड्रग ट्रेड करते हैं। ड्रग ट्रेड अभी हम लोग देखे थे, उड़ीसा में कितना सारा गांजा जलाया गया है, वो यही लोग करते हैं। इलीगल माइनिंग करते हैं, माइन करेंगे। वहाँ तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब तो बहुत रिसोर्स रिच है, वहाँ पे इलीगल माइनिंग करते हैं। और ये लोग वोमेन एंड चिल्ड्रन को ह्यूमन शील्ड के तौर पे, मतलब वो पकड़ा गए हैं, पुलिस ने घेर लिया है, पुलिस मारेंगे, अब एनकाउंटर होगा, तो वोमेन और चिल्ड्रन को यूज़ करते हैं। और इनका जो फेवरेट काम है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार जाके ब्रिज बनाएगी, ब्रिज उड़ा देंगे, रोड बनाएगी, रोड तोड़ देंगे, और बोलेंगे कि देखो सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनका कॉजेस क्या था कि जो नक्सलिज्म आया? सबसे पहला था लैंड रिलेटेड कॉजेस, डिस्प्लेसमेंट। बड़ा बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना, अलग अलग रोड बनाए, ये करके बहुत सारा जो प्रोजेक्ट हुआ, उसके कारण ये लोग डिस्प्लेस हुए अपने घर से, क्योंकि ये लोग जंगल में रहते हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट्स आए तो उससे डिस्प्लेस हुए। एलियनेशन ऑफ लैंड। अब अल्टीमेटली तो सारा लैंड सरकार का है, तो वो कंपनसेट, ये लोगों का वैसा तो है नहीं कि लैंड डीड है कि हाँ भाई ये मेरा घर है, प्राइवेट लैंड। ये लोग जंगल में रहते हैं, हमारे तरह कोई घर में नहीं रहते कि हमारा अगर घर को लेगा तो सरकार उसको हम लोग कंपनसेशन करेगा, देगा। ये लोगों का वैसा होता नहीं है, तो ये लोग लैंड से एलियनेट हो रहे हैं। और उसके बाद नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल 5 प्रोविजंस। ये लास्ट में हम लोग देखते हैं शेड्यूल 5 क्या है। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल डेफिसिट। ये जो भी रीजन्स हैं इंडिया का, जो ये वाला जो पार्ट है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सबसे लेस डेवलप्ड है, जबकि बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच रीजन है। पॉलिटिकल कॉजेस क्या है? तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब ये है ट्राइबल, इनको चाहिए अपना रिप्रेजेंटेटिव, तो ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। जो पेसा एक्ट है, कि जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है ढंग से, तो इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सोशल कॉजेस क्या है? तो इन जो ट्राइबल्स हैं उनके खिलाफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको भी एक, जैसे जीएस घुरे ने बोला कि ट्राइबल्स आर बैकवर्ड हिंदूज, तो उनको भी एक, हर ट्राइब को एक कास्ट मान लिया गया और उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। आइडेंटिटी थ्रेट। अब तुम्हारा जो लैंड है जिस पे तुम खेती कर रहे हो, जो जंगल है जिससे तुम सामान ले रहे हो, वो जो रिवर है जिस पे तुम पानी ले रहे हो, जिस पे तुम डिपेंड कर रहे हो, वो सब जब तुम्हारा छिन रहा है तो तुम्हारे आइडेंटिटी पे खतरा आता है। तो आइडेंटिटी थ्रेट एक कारण बन जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, दो बहुत बड़ा कारण, रेड टेपिज्म और करप्शन। उसके अलावा एक एक्सटर्नल कॉज है, वो है चाइना, क्योंकि चाइना वांट्स टू डिस्टेबलाइज इंडिया एंड दे फाइंड एफिनिटी विद दिस आइडियोलॉजी, तो ये लोग मदद कर रहे हैं। सरकार ने क्या क्या किया है? तो पहला जो है सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर मेजर्स। पहला है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। जो पुलिस है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पुलिस स्टेशन हो गए, गाड़ी हो गए, ये वो, उसके लिए पैसा दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने मॉडर्नाइज किया है। ग्रे हाउंड्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर एग्जाम्पल। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी पे खर्चा करेगी उसको सेंटर रीइम्बर्स करेगा। डिप्लॉयमेंट ऑफ सीएपीएफ,
इसमें मोर स्पेसिफिकली ये है CRPF और इसका आता है कोबरा बटालियन। इनको गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया जाता है, स्पेसिफिक ये उसी के लिए बने ही हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक समाधान डॉक्ट्राइन है, इसमें फिर SEM सबका एक नाम है, दिस फॉर दैट, दैट फॉर दिस, वो उतना नहीं जानना है, बस समाधान डॉक्ट्राइन बाय MHA लिख सकते हैं, काम हो जाएगा। तो ये हो गया लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी मेजर्स। अभी डेवलपमेंटल मेजर्स, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ज़्यादा रोड्स बनाए गए हैं, जो टेलीकॉम कनेक्टिविटी है वो दिया गया है, 4G को सैचुरेट किया गया है उस एरिया में। आपको पता होगा एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होता है, वो ट्राइबल्स के लिए ओपन किया जा रहा है। और एक स्कीम लाया धरती आबा जन भागीदारी अभियान, ये दोनों, ये एक बहुत बड़ा स्कीम है ट्राइबल्स के लिए। इसके अलावा चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो जो स्टेट्स हैं, स्टेट पुलिस फोर्स है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन क्या है, नहीं है। अब क्या होता है, जैसे उड़ीसा में उड़ीसा पुलिस किसी को पकड़ने जा रही है और वो क्रॉस कर गया छत्तीसगढ़ में, तो अब आप वेट करते रहो, वो पुलिस कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया है। जब तक उड़ीसा पुलिस हरकत में आएगी तब तक वो कहीं और, वो तेलंगाना चले जाएंगे, आंध्र प्रदेश चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरा है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। स्टेट पुलिस है और CAPFs हैं, उनमें भी कोऑर्डिनेशन ना हो। नॉलेज ऑफ टेरेन, जो ट्राइबल्स हैं उनको ये जंगल और जो भी रिवर है ये सब का ज़्यादा नॉलेज है कंपेयर टू सिक्योरिटी फोर्सेस। दूसरा इनका लोकल सपोर्ट है। अब जैसे भी हो, अब ये क्या करेंगे कि किसी को लूटा, किसी बड़े बिजनेसमैन को लूटा, कुछ पैसा बांट दिया, तो लोकल्स उनको सपोर्ट, जैसे जो ये होते हैं छोटे मोटे गुंडे जो होते हैं जिनको सपोर्ट मिलता है, वो क्या करते हैं कि अपने एरिया में अपना बना के रखते हैं, वही ये लोग कर रहे हैं कि बना के रख रहे हैं। फिर आते हैं शेड्यूल 5 में, ये 10 स्टेट्स में शेड्यूल 5 एरियाज है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है। ये डिक्लेयर करते हैं राष्ट्रपति साहब, और गवर्नर को एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है एनुअली, या जब उनको लगे कि हाँ अभी मेरे को सबमिट करना चाहिए, टू द प्रेसिडेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज। उसके अलावा एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है जिसमें 20 मेंबर्स होते हैं और 3/4 मेंबर ट्राइबल्स होंगे। उसके अलावा गवर्नर के पास पावर होता है कि पार्लियामेंट का या स्टेट का लॉ उस फॉर्म में एप्लीकेबल होगा जिसमें वो चाह रहे हैं या एप्लीकेबल नहीं होगा। सो लॉज एप्लीकेबल, ये गवर्नर डिसाइड करेंगे कि लॉ डज नॉट अप्लाई और अप्लाइज विथ सर्टेन मॉडिफिकेशंस। इसके अलावा एक पेसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ये 1996 का है। इसमें ग्राम सभा को बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, जैसे कि आप पोवर्टी एलिविएशन स्कीम्स हैं, उसमें बेनिफिशियरी कौन है, ग्राम सभा बताएगा। एक्विजिशन ऑफ लैंड हो रहा है किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो ग्राम सभा से कंसल्टेशन होगा। प्रोहिबिशन मतलब शराबबंदी, ये ग्राम सभा कर सकती है। ओनरशिप ऑफ MFP, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे हनी हो गया, वैक्स हो गया, ये सब ग्राम सभा के पास होता है। तो और सारे और ढेर सारे पावर्स हैं ग्राम सभा को दिया गया है। चैलेंजेस क्या क्या है पेसा में, कि जो पेसा एक्ट है उसमें रूल्स बनने थे, तो वो रूल्स बहुत डिले होके बने। फिर ग्राम सभा केवल कंसल्ट किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका अप्रूवल चाहिए कि भाई यहाँ पे देखो एक गांव है जंगल के बीच में, वहाँ पे माइनिंग करना है। तो माइनिंग करने में पता चला कि वो जो आप जिस हिल पे माइनिंग करना चाहते हैं उसको ट्राइबल्स भगवान मानते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं यार मत करो, तो ग्राम सभा ने बोला हाँ मत करो, दिस इज वेरी रॉन्ग, या हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। तो सरकार बोलेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा ठीक है हमने आपसे कंसल्ट कर लिया ना, अब हमारी चलेगी, हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। तो यही है, इसलिए तो आप ये सब ध्यान रखिए। आप मेंस का आंसर आप ऐसे ही प्रिपेयर करिएगा। देखिए आप क्या किए, जैसे पहले नक्सलिज्म का एक इंट्रोडक्शन दिए, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसका कॉजेज, कॉजेज के बाद स्टेप्स टेकन, और उसके बाद चैलेंजेस। आंसर तैयार है, अभी PYQ देखेंगे हम लोग।
शेड्यूल्ड 5 एरिया आप लोग आर्टिकल 244 देख लीजिएगा। ऐसे 244 में कुछ खास दिया नहीं है, आपको इसके लिए जाना पड़ेगा शेड्यूल 5 में। इससे एक भी हम क्वेश्चन नहीं लाए क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन सब है, तो इसलिए शेड्यूल से कोई क्वेश्चन हम पीवाईक्यू का नहीं उठाए अभी। उसके बाद आप पेशा देख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं लक्ष्मीकांत से। इनसाइड अ टीचर्स एग्जॉस्टिंग डे, ये एक रिपोर्टर हैं जो इनके साथ बूथ लेवल ऑफिसर के साथ पूरा एक दिन बिताई थी, उसी के ऊपर है। ईसी पब्लिशेस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट फॉर 5 स्टेट सिटीज, ये तो अभी आया। वेस्ट बंगाल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो मेसी वाला जो कांड हुआ उसमें इन्होंने रिजाइन कर दिया है। मोदी जी जॉर्डन गए हैं और जयशंकर जो है वो इजराइल गए हैं। तो ये एक आउटरीच है, ये बताने का कि हम लोग किसी एक पोजीशन के तरफ बाइस नहीं है। और ये वाला न्यूज़ देखिए, कुछ दिन पहले हम लोग रिमूवल ऑफ जजेस का देख रहे थे, क्योंकि एक अपोजिशन जो है एक हाई कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसेस लाने वाली थी। अभी हमारे जस्टिस हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में आग लगी तो रूम घर में बहुत पैसा मिला। बात गया सीजीआई के पास, सीजीआई ने भेज दिया नोटिस पार्लियामेंट में कि भाई इनको रिमूव करने का प्रोसीजर स्टार्ट करिए। तो ये पहुंचे कोर्ट, ये वापस सुप्रीम कोर्ट गए कि ये जो प्रोसेस है ये गलत है। अब बताइए इसमें क्या है, यहाँ पे पढ़िए। ही आर्ग्यूड, इनके लॉयर हैं, he argued that though notices of motion for removal were given in both houses of parliament on the same day, the speaker constituted the committee unilaterally. The act mandated joint consultation with the Rajya Sabha chairman. बेसिकली इसमें कहना क्या चाह रहा है ये इनके जो लॉयर हैं कि एक हमारा जो हम लोग उस दिन देखे थे जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसका प्रोसेस क्या है? 100 मेंबर लोकसभा या 50 मेंबर राज्यसभा, ये देंगे स्पीकर को या चेयरमैन को। ये या तो एडमिट कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं। अगर एडमिट किए तो एक कमिटी बनेगा 3 मेंबर्स का, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर उनको लगा कि हाँ भाई इन्वेस्टिगेट में सही फाउंड गिल्टी, तो ये लोग जो मोशन है, मोशन फॉर रिमूवल होगा, उसके बाद इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करो और उसके बाद एड्रेस करो प्रेसिडेंट साहब को, और ये जब होगा ये रिमूव कर देंगे। लेकिन अब इसमें एक क्या कंट्रोवर्सी आया उस एक्ट में, अगर आप जजेस इंक्वायरी एक्ट को पढ़ोगे तो उसमें क्या दिया हुआ है कि अगर लोकसभा में दिया जाता है तो स्पीकर बनाएंगे कमिटी। लोकसभा में 100 लोगों ने दिया, 100 मेंबर्स ने, और स्पीकर ने एक्सेप्ट भी कर लिया तो स्पीकर बनाएंगे कमिटी। राज्यसभा में अगर 50 मेंबर्स ने दिया और चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया तो चेयरमैन बनाएंगे। लेकिन अगर जो नोटिस है वो सेम डे में दोनों हाउसेस को जाता है, मतलब लोकसभा को भी नोटिस गया और राज्यसभा को भी नोटिस गया, तो स्पीकर और चेयरमैन मिल के कमिटी बनाएंगे। अब इनका क्या कहना है कि दो notices for motion for removal were given in both houses of parliament on the same day, the speaker constituted the committee unilaterally। तो इनका कहना है कि जो कमिटी बनना था वो चेयरमैन के साथ बनना था, आपको स्पीकर और चेयरमैन को साथ में मिलकर बनाना था, लेकिन जो कमिटी है वो स्पीकर ने अकेले बना दिया। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नोटिस गया है ये सुप्रीम कोर्ट के मतलब हमारे सीजीआई ने भेजा है, ये 100 एमपीज या 50 एमपीज का बात नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर लोकसभा में जाता है 100 मेंबर्स का तो लोकसभा स्पीकर बनाएंगे,
राज्यसभा चेयरमैन बनाएंगे, अगर 50 मेंबर्स देते हैं वहां पे लिख के। अगर दोनों के पास सेम डे में गया है ये मोशन के लिए कि हाँ इनको रिमूव करने का एक मोशन हम लोग उठाना चाहते हैं, तो दोनों मिल के बनाएंगे कमिटी, अगर एक्सेप्ट होता है तो ये आप ध्यान रखिएगा। Policemen killed in Udhampur, 878 infiltrators held from Myanmar, NIA can take over Supreme Court, शॉक ओवर मनी लॉस, 3,000 करोड़ शायद लॉस हुआ है, उसी के ऊपर शॉक दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अब ये आपको पता ही होगा, मनरेगा को चेंज कर रहे हैं जी राम जी VBG राम जी बिल से। इसमें कल हम लोग डिस्कस किए थे, 100 से 125 दिन कर दिया है। जो पहले बजट जो वो इंक्रीमेंटल था कि चलो बाद में बढ़ा देते हैं, उसको अब फिक्स कर दिया है। हर स्टेट को ये लोग तय करेंगे कि किस स्टेट को कितना पैसा देना है। विलेज, कौन सा विलेज एरिया है वो ये लोग तय करेंगे। एग्रीकल्चरल पीक सीजन में कोई जॉब नहीं मिलेगा, ये सब नया बिल का हुआ है। कोर्ट रिजेक्ट्स ईडीज प्ली अगेंस्ट, ठीक है। कॉन्शियस डिसीजन टू सेपरेट फंडिंग, अभी नया रेगुलेटरी बॉडी बन रहा है, जो विकसित भारत एक एक्ट ला रहे हैं, पता नहीं क्या नाम है, मेरे को याद ही नहीं रहता। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। अब ये एक बोल रहे हैं कि हमने जो पहले क्या होता था, फंडिंग यूजीसी ही करता था और रेगुलेशन भी यूजीसी करता था। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हमने जानबूझ के फंडिंग और रेगुलेशन अलग अलग बॉडी को दिया है। ठीक है, जो सरकार कहना चाह रही है, ठीक है। सेंटर शुड फिल 3 लाख, ICDS आपको पता रहना चाहिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आंगनवाड़ी वर्कर क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। नड्डा डिफेंस SIR, नड्डा साहब। कांग्रेस इश्यूज विप, विप आपको पता होना चाहिए क्या होता है। विप में फिर आपको 10th शेड्यूल पता होना चाहिए। देखिए विप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काम ही नहीं करेगा अगर 10th शेड्यूल नहीं है। क्योंकि 10th शेड्यूल बोलता है कि अगर पार्टी छोड़ के अगर पार्टी छोड़ दे तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डिफेक्शन होगा। अगर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर दे तब डिफेक्शन होगा। और अगर वो जो पार्टी विप है उसके खिलाफ वोट दे दे या वोट से एब्सटेन कर जाए तब वो डिफेक्शन होगा। तो 10th शेड्यूल अगर नहीं रहे तो ये विप का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो विप आएगा, बोलेगा हाँ ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। 13 dead, 60 injured in vehicle pile up. सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन प्ली सीकिंग। देखिए यहाँ पे जो एक बस बता दें, इसमें कोई वैसा नया बात तो नहीं है, पता होगा कि जो ये इंटरसेक्स चिल्ड्रन होते हैं ये ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं। जो ये इंटरसेक्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये बायोलॉजिकल है कि आपके में भी क्रोमोसोम में कुछ अंतर हो, जीन में कुछ वो हो, डिफरेंस हो। ट्रांसजेंडर जो होता है ये आइडेंटिटी का बात है, ये सोशल है, ये आइडेंटिटी का बात है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडियन आर्मी को अपाचे हेलीकॉप्टर मिला, आपको नाम याद रहना चाहिए कि हाँ अपाचे, व्हाट इज एन अपाचे, तो हेलीकॉप्टर है। परमवीर चक्र अवार्ड, इसका फोटो लगाया। इंडिगो का न्यूज अभी भी चल रहा है। रुपी और गिर गया, इस पे बहुत बात कर चुके हैं हम लोग, नहीं लगता है। लोकसभा पासेस बिल ऑन 100% FDI। इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसमें पहले 74% था, अब 100% कर दिया है। इसमें आपको ये बात पता रहना चाहिए कि एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। अगर ऑटोमेटिक रूट में 100% है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर ऑटोमेटिक रूट में 74% है तो 74% तक आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन आपको 75 से 100% तक इन्वेस्ट करने में सरकार का अप्रूवल चाहिए। गवर्नमेंट रूट आपको, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा, इंश्योरेंस का पहले क्या था कि ऑटोमेटिक रूट 74% था और गवर्नमेंट रूट 100% था। तो अब पूरा अलाउ कर दिया है कि भाई ठीक है, सरकार का अपना डिसीजन है, सरकार ने लिया। देखिए
The FDI limit for insurance companies was raised from 26% to 49%, 49 to 74%. ठीक है। सिंगरेनी ये सब शुगर प्रोडक्शन शोज इंक्रीज। आपको पता रहना चाहिए कि शुगर केन का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है इंडिया में। जैसे 3 बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया में है, वेस्ट में है और साउथ में है, आपको पता रहना चाहिए। वी आर क्लोजर नाउ देन एवर टू अ पीस डील। अब ट्रम्प बोल रहे हैं ये बात, ये तो बोलने का बात है, अब जो कर रहे हैं वो फोर्सफुली जो भी। इंडियन आर्म्स मेकर्स रशिया गए थे कुछ आर्म्स मेकर। कंबोडिया मस्ट अनाउंस, ये लोग अभी भी लड़ रहे हैं। मास शूटिंग डुओ ड्रिवन बाय इस्लामिक, ट्रम्प सूज। ये बीबीसी ने क्या किया, इनका स्पीच का 2 पार्ट को मर्ज कर दिया और उससे ऐसा लग रहा है कि ये वायलेंस के लिए बोल रहे हैं, तो इन्होंने $10 बिलियन के लिए उन पर केस कर दिया है। और आगे देखते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में तो कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, इनहेलेबल माइक्रोप्लास्टिक्स अ हिडन टॉक्सिन वर्सनिंग द एयर इन आर सिटीज। इनका ये कहना है कि जो एयर पोल्यूशन है उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स भी ढेर सारे हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, ऐसे प्लास्टिक जो लेस देन 10 माइक्रोमीटर्स हो, और वो ट्रोजन हॉर्स के तौर पे काम करता है। ट्रोजन हॉर्स का कहानी क्या है, ट्रोजन हॉर्स एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा घोड़ा था जो अंदर से वो था, खाली था। उसमें जो ग्रीक सोल्जर थे वो घुस गए और ट्रोजन्स लोग वो घोड़े को जब अंदर लेके गए अपने शहर में, तो रात में ये लोग निकले और गेट खोल के बाकी अपना पूरा आर्मी को अंदर घुसा दिया। तो वही ये ट्रोजन हॉर्स का एक वो बनाया। तो उसमें बोल रहा है कि लेड कैडमियम अदर जो हैवी मेटल्स हैं उसके वो माइक्रोप्लास्टिक के साथ अंदर जा सकते हैं। उसके अलावा माइक्रोब्स भी अंदर जा सकते हैं। सोर्सेज क्या क्या है माइक्रोप्लास्टिक के, तो सिंथेटिक टेक्सटाइल, पैकेजिंग, टायर वियर, कॉस्मेटिक्स, कंस्ट्रक्शन, ये इसी आर्टिकल में दिया हुआ है। इसके अलावा एक टर्म है नैनो प्लास्टिक। ये ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो माइक्रोप्लास्टिक से भी छोटे हैं। तो ये हो गया। इसके बाद रीजनल में आज कुछ है नहीं। पोल्यूशन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा। अब क्या लंबा लाइन लगेगा, सबका वो चेक करेगा तो लंबा लाइन ही लगेगा बस। जुवेनाइल एक्यूज्ड पोल्यूशन, एंटी पोल्यूशन मेजर फॉल्टर एज ईटर इज क्लिंग। देखिए, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को लड़ने का ये नहीं है कि आप जब पोल्यूशन हो गया है, जब AQI गिर गया है, तो साल भर आपको उसको टैकल करना है। बीजिंग कर लिया ना, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जब आता है अक्टूबर नवंबर और पोल्यूशन बढ़ता है तब आपका ध्यान जाता है, वरना नहीं जाता है। तो वैसे नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। आई विल कंटिन्यू CM केरला टू बिहार। अरे ये एक न्यूज़ देखिए, KIIFB केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, इसने मसाला बॉन्ड रिलीज किया था, इशू किया था। तो वो आपको पता होना चाहिए मसाला बॉन्ड क्या होता है, पांडा बॉन्ड क्या होता है, कैंगरू बॉन्ड क्या होता है। ये सब थोड़ा पता रखिएगा तो प्री में अच्छा रहेगा। मसाला बॉन्ड पे एक क्वेश्चन आ चुका है सिंपल सा। फिर है बीजेपी एंड शिवसेना, सेना UBT, वायनाड स्कैम, व्यापम स्कैम सॉरी। BJP eyes stronger NDA. Chhattisgarh din in Chhattisgarh Assembly after opposition denied. Discussion on rampant deforestation. Indigo crisis. Archery. Naveen targets Odisha government over gang rape of a minor. बस आज का इतना ही था न्यूज़। अभी देखते हैं अपन PYQ में आज केवल मेंस का PYQ है और वो भी केवल एक टॉपिक पे, वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। देखिए 2025 में पूछा है। The government of India recently stated that left-wing extremism will be eliminated by 2026. What do you understand by left-wing extremism and how are the people affected by it? What measures have been taken by the government to eliminate left-wing extremism? बस इतना ही पार्ट, तीन ही पार्ट है। What, how और measures। यहाँ पे हाउ को हटा लो, हाउ अच्छा नहीं लग रहा। इफेक्ट्स, बस इतना ही है।
पता हो तो आप आंसर लिख लोगे, अच्छा खासा मैप बना दो उसके बाद। लेकिन नक्सलिज्म इज अ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशू मैनिफेस्टिंग एज वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज एंड सजेस्ट द मल्टी लेड स्ट्रेटजी टू टैकल द मीनेस ऑफ नक्सलिज्म। ये 2022 में आया है। उसके बाद पूछा है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। डिटर्मिनेंट्स मतलब कॉजेज। व्हाट स्ट्रेटजी शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेज अडॉप्ट टू काउंटर, मतलब आपको क्या करना है, ये पूछा है 2020 में। Left wing extremism is showing a downward trend but still affects many parts of the country. Briefly explain the government of India's approach to counter the challenge. इसमें आपको पहले बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि देखिए पहले इतना था अब इतना हो गया है। पहले इतना पार्ट इंडिया का अफेक्टेड था, अब इतना पार्ट अफेक्टेड है, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे गवर्नमेंट का अप्रोच। अब देखिए ये 2018 में पूछा है, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे आप अगर देखिएगा 2018 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है और 2025 में पूछा है। सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 4-5 जो भी आप ये पूछ रहा है ना, जो भी 3-4 एस्पेक्ट्स आपको दिख रहे हैं वही पूछेगा बार बार, कुछ नया नहीं पूछने वाला। आप उसको ध्यान से अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आए और आप ट्राई करना कि 250 वर्ड में आप ट्राई करो, ये प्रिपेयर करो, ताकि अगर 150 में आए तो भी कर लो, 250 में आए तो भी कर लो। पहला है इसका सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट और इसका डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। उसके बाद इमर्जिंग इश्यूज, मतलब अभी क्या क्या इश्यूज चल रहा है, और मल्टीलेट स्ट्रैटेजी कि आपको क्या क्या करना है। डिटर्मिनेंट्स, कॉजेज आपको पता रहना चाहिए, और स्ट्रैटेजी मतलब सरकार क्या कर रही है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट शोइंग अ डाउन, एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच। देखिए कितना कम चीज ये पूछा है। और फिर इस वाले में देखिए अंडरस्टैंड बाय लेफ्ट विंग, हाउ आर द पीपल अफेक्टेड बाय इट, व्हाट आर द मेजर्स। देखिए 3 ही 4 चीज आपको प्रिपेयर करना है। व्हाट कैरेक्टर्स, ये तो सेम ही हो गया। इम्पैक्ट, कॉजेस और अप्रोच क्या किया गया है, और चैलेंजेस रिमेनिंग। इतना आप प्रिपेयर कर लो 250 वर्ड्स में। 250 वर्ड से ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन आप इसको प्रिपेयर करो, बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट हो तो मेरा मेल रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।